हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑन टीवीएम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है टीवीएम का। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग एप्लीकेशंस ऑफ एनवीटी। ठीक है, कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस और दो तीन एप्लीकेशंस बचे हैं वो करेंगे एंड देन विल फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, अभी तक आई थिंक आपको समझ में सब आया है और आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। चलो लेट्स कंक्लूड दिस। सो सेकंड लास्ट टाइम पे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था लीजिंग, राइट। हमें डिसाइड करना होता है कि लीज पे देना चाहिए या लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, ओके। सो बेटा सेकंड हमारा जो एप्लीकेशन है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज अ कंपनी ओनर आपको कई बार ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई जैसे कोई मशीन है दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सम वैल्यू एक्स। ठीक है, अब आपको देखना पड़ता है, आपको ऐसे तो ये नहीं कि भाई एक्स में उसको खरीद लिया, आप उसका आउटपुट कितना है वो भी तो जज करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि भाई ये मशीन हमें कितना यूजफुल आउटपुट दे रही है उसकी यूजफुल लाइफ तक। मान लो उसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो वो 5 साल में मेरी कंपनी को कितना फायदा कराएगी, कितने कितने पैसे का काम कर पाएगी मेरी कंपनी के लिए। ठीक है, वो मैं एनालाइज करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि भाई आज इसकी कॉस्ट कितनी है, इतनी, ये कितना कितना आउटपुट देगी, इतना देगी। तो अब मैं इन दोनों को वे करूंगा, नापूंगा, तोलूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मेरे को एक मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। आपको क्या डिसीजन लेना पड़ता है? आपको डिसीजन लेना पड़ता है शुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बी मेड और नॉट। मतलब क्या हमें ये चीज खरीदनी चाहिए या नहीं, यही आपसे सवाल में पूछेगा। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होता है बेटा, पहले तो समझते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसीजन टू परचेज एन एसेट टुडे इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड। डिसीजन ऑफ परचेजिंग एन एसेट टुडे, खरीदनी कब है? आज। डिमांड कब है उसकी? फ्यूचर में। तो ये तो है नहीं कि कल डिमांड है तो आज खरीदेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा फोरसाइटेडनेस रखनी पड़ती है। आपको पता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड है तो मैं आज ही खरीदूंगा। ऑलराइट, तो व्हाट इज दिस डिसीजन? इज टू परचेज एन एसेट टुडे इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड। ऑलराइट, तो आपको एज अ कंपनी ओनर डिसाइड करना पड़ता है पैरामीटर्स को तोल के कि भाई क्या हमें ये परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया ये होता है बेटा, उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम एनपीवी। एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू? ये हम सीख चुके हैं। व्हाट डू वी मीन बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। या सिंपल एनपीवी का मतलब तुम्हारे लिए क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया। सिंपल सा तरीका है। तो वही बात यहां लिखी है, जितना पैसा आया इनफ्लोस माइनस जितना पैसा गया आउटफ्लोस। गया क्या? जो जितने पैसे में आपने मशीन खरीदी वो तो आपका आउटफ्लो है, और आया क्या? जितना उस मशीन ने आपको आउटपुट दिया, जितना उस मशीन ने आपको बिजनेस दिया, वो इनफ्लो। ठीक है, दोनों की क्या कैलकुलेट होगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्यों प्रेजेंट वैल्यू क्यों कैलकुलेट होगी? क्योंकि बेटा मशीन खरीदने का पैसा कब दे रहे हो? आज। जबकि मशीन आउटपुट मेरे को कितने साल तक दे रही है? 5 साल 10 साल जो भी, तो वो तो मेरे को 10 साल तक दे रही है। तो उस 10 साल की वैल्यू उठा के कहां लानी पड़ेगी? आज। तभी तो आज वाली वैल्यू से कंपेयर कर पाऊंगा। दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा करेंगे तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों वैल्यूज को उठा के लाऊंगा आज के टाइम पे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, ये डिसाइड करेगा, ये एनपीवी डिसाइड करेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ना ऑब्वियसली एज अ कंपनी ओनर आप हमेशा यही चाहोगे कि आपको लॉस नहीं हो। ठीक है, तो बहुत बुरा समय आएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेंगे, पर लॉस पे तो काम नहीं करनी, मतलब बनती कोशिश तो नहीं करता है कोई। ठीक है, तो क्या डिसीजन, देखो क्या फ्लो चार्ट बनाया मैंने। अगर मेरे को ये जवाब मिलता है कि मेरा एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन अगर मेरे को एनपीवी नेगेटिव मिला, मतलब मेरा आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा है, आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा है, मतलब मेरे को पैसा देना ज्यादा पड़ रहा है लेने की वजह, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे इसमें लॉस होगा। तो फिर मैं ये क्यों करूंगा? जो चीज मेरे को दिख रही है कि आगे आने वाले 5 साल में इसको जब मैं आज खरीदूंगा तो आगे आने वाले 5 साल में मेरे को लॉस देगी, तो बेटा क्यों खरीदूंगा? ठीक है, तो आपको क्या डिसाइड करना है? आपको सिर्फ क्या करना है, आप समझो, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहली बात, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो एनवीटी रेगुलर है और प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, ये दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। तो एनवीटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू में बात होगी। ठीक है, मशीन की कॉस्ट आज कितनी है? वो क्या हुआ? हमारा कैश आउटफ्लो। मशीन की कॉस्ट आज कितनी है? वो कैश आउटफ्लो हुआ। दिस इज द कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ एसेट, वो तो आज है। ठीक है, व्हाट इज योर कैश इनफ्लो? इट इज द आउटपुट जनरेटेड by the asset।
आउटपुट जनरेटेड बाय द एसेट को तो क्या बोलेंगे, इनफ्लोस, और कॉस्ट ऑफ एसेट को क्या बोलेंगे, आउटफ्लोस। तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो आज पता है, जबकि आउटपुट तो वो आने वाले सालों में जनरेट करेंगे, इसलिए सबको किस में बदलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में, और फिर कंपैरिजन करेंगे। समझ आ गई, क्लियर? लेट्स सी अ क्वेश्चन। देखो सवाल कैसे पूछेगा आपसे, ध्यान से पढ़ो। कैसे बोलेगा, देखो, अ मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट ₹12,000 पर ईयर। अब देखो मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी मशीन की। आज मैं 50,000 रुपए देके मशीन खरीद सकता हूं, ठीक है? तो ये मेरा इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो? आउटफ्लो, क्योंकि ये पैसा मेरी जेब से जाएगा, ठीक है? तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू आउट होगी, ठीक है? अच्छा आगे पढ़े। इट विल कॉन्ट्रीब्यूट ₹12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। 12,000 पर ईयर। जो भी चीज पर ईयर होती है, हर साल होती है सेम अमाउंट, तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं। तो ये हमारे लिए एन्युटी हुई, इसीलिए तो एन्युटी का एप्लीकेशन, ठीक है? पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years, तो ये हमारा एन हो गया। कितने साल के लिए भी? 5 साल के लिए। मतलब वो मेरे को मशीन 12,000 का आउटपुट देगी 5 साल तक, ठीक है? मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो 5 साल तक वो मेरे को कितने का आउटपुट देगी? 60,000 का। 12,000 पर ईयर, 5 साल, 60,000। और मैं उसको आज कितने में खरीद रहा हूँ? 50,000 में। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार 50,000 में खरीद रहे हैं और 60,000 का आउटपुट दे रही है, मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद प्रोपोजिशन है। नो, ऐसे इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 50,000 कब दे रहे हो? आज। 60,000 कब तक मिल रहे हैं? 5 साल तक। अब इस 50,000 की 5 साल बाद वैल्यू क्या 60,000 होगी या 60,000 से कम होगी? ये तो देखेंगे तब समझ में आएगा, अभी थोड़ी डिसाइड कर लेंगे एकदम से। इसीलिए हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस 12,000 पर ईयर को भी कहां पे लाएंगे? आज लाएंगे, आज के लेवल पे खड़ा करेंगे। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा इनफ्लो आउटफ्लो से बड़ा या बराबर है तो हम ये खरीदेंगे, वरना हम नहीं खरीदेंगे। गॉट इट? इफ द बोरोइंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, ये हमारा आई हो गया। 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब भाई जैसे मेरे को अगर 50,000 की मशीन खरीदनी है तो मैं पैसा बोरो करूंगा, कंपनी से बोरो करूंगा या कहीं से भी बोरो करूंगा, तो उसकी बोरोइंग इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 10%, ठीक है? शुड द मशीन बी परचेज्ड और नॉट? देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, शुड द मशीन बी परचेज्ड और नॉट? तो आपको सीधा इस क्राइटेरिया पे आना है, एनपीवी कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव या जीरो है तो यस, नेगेटिव है तो नो। समझ आई बात? चालू हो जाए। तो अब सीधी सी बात है भाई, फॉर्मूला किसका लगाना है? प्रेजेंट वैल्यू। ऑलराइट, व्हाट इज द फॉर्मूला? a 1 - 1 + i की पावर -n डिवाइडेड बाय i। ये फॉर्मूला याद है ना बेटा? ठीक है, पुट द वैल्यूज। a कितना है हमारा? एन्युटी 12,000, हर साल 12,000, राइट? 1 - 1 + i कितना है हमारा? 10% यानी 0.1 की पावर n कितना है? देखो 5 यानी -5 डिवाइडेड बाय i कितना है? 0.1, इतना है, ठीक है? अब तो कैलकुलेट करने, राइट? अब तो आता है कैलकुलेट करना, करो कैलकुलेट। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। अब याद है नेगेटिव पावर कैसे निकालते थे? याद है ना? पहले 1 डिवाइडेड बाय, तो 1 डिवाइडेड बाय करो 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करा, एक नेगेटिव पावर आ गई, ठीक है? फिर इनटू इक्वल टू दबा दो, 2 नेगेटिव पावर आ गई, फिर इक्वल टू 3 बार दबा दिया तो 5 नेगेटिव पावर आ गई। आ गया कैलकुलेटर पे, उसमें से -1 कर लो, उसमें से -1 करो और उसके बाद देखो इतना आया कि नहीं आया। .379 कुछ आ गया, नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव को भूल जाओ, ठीक है? 0.379 कुछ आया। अब इंटू करो 12,000, इंटू करो 12,000 और डिवाइडेड बाय करो 0.1, डिवाइडेड बाय करो 0.1। देखो बेटा कितना है? 45489 आया, 45489.44। बोलो जल्दी, इतना आया कि नहीं है? क्लियर है ये? ठीक है, इसका मतलब क्या समझे आप? ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आउट है या इन है? ये ऑब्वियसली इन है, क्योंकि ये मेरे को मशीन से आउटपुट मिल रहा है, ये मेरे को मशीन से बिजनेस मिल रहा है। कितना बिजनेस मिल रहा है? 45,489 रुपए, इतना मिल रहा है। मतलब 45489 मेरे को आउटपुट मिल रहा है, जबकि मेरी मशीन कितने की थी बेटा? 50,000 की। अब अगर मैं अपना एनपीवी कैलकुलेट करूं, यानी पीवी इन माइनस पीवी आउट, यही कैलकुलेट करना है। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 45489.44 - 50,000
ये कैलकुलेट होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा क्योंकि मेरा आउट ज्यादा है। तो क्या मैं इसको खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे को लॉस हो रहा है। सो माय आंसर इज नो, आई विल नॉट परचेज इट। तो अब देखो बेटा, इतना आसान नहीं है। आपने सोचा 12,000 5 साल मिल रहा है, 60,000 हो गया, 50,000 में खरीद रहे हैं तो खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं। आपको आज कितनी वैल्यू मिल रही है उस मशीन की? 45,000 ही मिल रही है, जबकि आप दे कितना रहे हो? 50,000। तो इसका मतलब आप वो मशीन नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट परचेज दिस मशीन। इस तरीके से निकाला जाता है। आ गया? क्लियर हो गया? पक्का? ओके, राइट। सो वी डन 2 एप्लीकेशंस, लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थर्ड एप्लीकेशन देखो बेटा, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या मतलब है सिंकिंग फंड का? सिंकिंग फंड इज अ फंड क्रिएटेड टू मीट अ स्पेसिफिक नीड इन फ्यूचर बाय मेकिंग सीक्वेंशियल पीरियोडिक पेमेंट्स। जैसे कि भाई मान लो मेरे को आज ऐसा लगता है कि भाई मेरे को आज से 5 साल बाद 5 लाख रुपए की जरूरत होगी फॉर माई चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, लेट अस से, ठीक है? मेरे को पता है आज से 5 साल बाद मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। तो अब वो एकदम से 5 साल बाद 5 लाख रुपए निकालना हो सकता है मुश्किल, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं आज से ही कुछ पोर्शन, छोटा छोटा पोर्शन हर साल इन्वेस्ट करना चालू कर दूंगा, जो कि किसी जो भी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर बढ़ता बढ़ता 5 लाख हो जाएगा। तो ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया है? सिंकिंग फंड क्रिएट कर दिया अपने बेटे की एजुकेशन के लिए। समझ में? ठीक है? दिस इज अ फंड क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक नीड इन फ्यूचर। हमें पता है फ्यूचर में हमें पैसा चाहिए होगा इस पर्पस के लिए, तो उसके लिए हम आज से ही इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे। दिस इज नोन एज सिंकिंग फंड। कंपनीज में भी ऐसा होता है भाई, आपको जैसे पता है कि आज से 10 साल बाद आपको एक मशीन खरीदनी पड़ेगी क्योंकि ये जो करंट मशीन है ये खराब हो जाएगी, ठीक है? तो आज से 10 साल बाद आपको एक 10 लाख की मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो अब आपको एकदम से 10 लाख रुपए प्रॉफिट में से निकालना मुश्किल होगा, कंपनी में से निकालना मुश्किल होगा। तो आप क्या करोगे? आज ही उसके लिए एक सिंकिंग फंड क्रिएट कर दोगे, जो कि 10 साल तक बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। समझ में आई बात? सो ऐसे कुछ भी सिंकिंग फंड हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक नीड इन फ्यूचर। तो जैसे ही बात फ्यूचर की आती है तो बेटा हमारे काम की जो बात है वो क्या होगी? सिंपली कि ये क्वेश्चन किसका होगा? एन्युटी रेगुलर या ड्यू, जो भी क्वेश्चन में लिखा है जनरली हम रेगुलर मानते हैं। और क्वेश्चन किसका होगा? फ्यूचर वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पैसा जो फ्यूचर में मिलेगा। हमें ये जो पैसा जो हम क्रिएट कर रहे हैं, फंड जो क्रिएट कर रहे हैं, वो मिलेगा कब? फ्यूचर में। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन होगा, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल लिए मैं, देखो तीनों अलग अलग टाइप के। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, हाउ मच अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट ₹3 lakhs एट द एंड ऑफ 10 years, इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम। सिंपल। अब इसमें कुछ भी पर्पस हो सकता है, पर्पस दिया ही नहीं, कोई भी पर्पस हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरे को 10 साल के बाद 3 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए, कुछ भी पर्पस हो मेरा, ठीक है? तो उसके लिए मैं आज से इन्वेस्ट कितना करूं? ये बोल रहा है हाउ मच अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, मैं हर साल कितना इन्वेस्ट करूं। अब इसने ये बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, नहीं बोला है। अगर बोलता तो हम कौन सी एन्युटी लेते? ड्यू। नहीं बोला है तो कौन सी लेंगे? रेगुलर। क्वेश्चन किसका हुआ? फ्यूचर वैल्यू। इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10%। मतलब मैं पैसा जो आएगा, जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा उस पर इंटरेस्ट कितने रेट पे मिलेगा मेरे को? 10% पे। तो वो बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा? 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 years। समझ आए? क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल क्वेश्चन हो गया फ्यूचर वैल्यू का। क्या होता है बेटा फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का? A1 + I की पावर n - 1/n, ये फॉर्मूला है, ठीक है? क्या क्या दिया हुआ है? हाउ मच अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, मतलब निकालना क्या है? एन्युटी, ये अननोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा? 10%। कितने टाइम के लिए करना है हमें? 10 साल के लिए। कितना पैसा मिलेगा फ्यूचर में? फ्यूचर में मिलेगा, तो ये फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में मिलेगा वो फ्यूचर वैल्यू। यानी ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ए अननोन है, तो ए निकाल लेंगे। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए निकाल लेते हैं। कितना होता है? फ्यूचर वैल्यू इंटू आई अपॉन 1 + I की पावर n - 1, ये कैलकुलेट करना है। पुट द वैल्यूज। वैल्यूज आई आपकी 3 लाख, ये तो हो गया 3 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 0.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर n कितना है बेटा? 10 - 1। इसको कैलकुलेट करूंगा, मेरा आंसर होना चाहिए, दैट इज इट, ठीक है? अब इसको निकाल लो, कैलकुलेटर निकालो। सबसे पहले हम नीचे वाला निकालेंगे, ठीक है? तो 1.1 की पावर कितनी चाहिए? 10। कैसे निकालते थे? पहले 1.1 फिर इंटू इक्वल टू, तो कितनी पावर आ गई? 2। अभी और कितनी पावर चाहिए? 8। तो 8 बार इक्वल टू दबाओ, दबाया? 8 बार इक्वल टू दबाओ। उसके बाद देखो ये आता है 1.1 की पावर 10, 2.5937, ऐसा कुछ आ गया। अब -1 करना है तो -1 कर दो, 1.5937 ऐसा आ गया, ठीक है? अब इस नंबर को कहां डालना है? मेमोरी में। इसको लिखना नहीं, मेमोरी में डालना है, बताया था। तो इस पे अब m+ दबाओ,
M प्लस दबा दिया मतलब ये गया मेमोरी में। अब वापस क्या दबाओ, ऊपर वाला। अब इसको तो भूल जाओ, ये कैलकुलेशन भूल जाओ, अब सीधा ऊपर वाला प्रेस करो। 3 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.1 दबाया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एमआरसी, डिवाइडेड बाय एमआरसी और फिर इक्वल टू दो, तो जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 18823 आ रहा है बेटा, 18823.61, 18823.61 ऐसा कुछ आ गया, राइट। सो 18823.61 ये मेरा आंसर है। हर साल अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा 10% पे, तो मेरे को 10 साल के बाद 3 लाख रुपया मिल जाएगा। गॉट इट? बस तो ये सिंकिंग फंड का क्वेश्चन हो गया। इसको बोल के नाम भले ही सिंकिंग फंड नहीं लिखा हो, लेकिन हमें पता है कि सिंकिंग फंड है मतलब फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन देखो। इसमें बोला हुआ है सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स वर्थ ₹5 lakhs at the end of 25 years. How much provision needs to be made out of profits each year if rate of interest is 4% per annum? अब ये तो इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में था, अब ये कंपनी के रेस्पेक्ट में बोल दिया उसने बोला कि भाई ये कंपनी है, उसको 25 साल के बाद 5 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम करना है। डिबेंचर्स मतलब जैसे शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स होते हैं, ऑलराइट। तो एक कंपनी ऐसा चाह रही है कि भाई वो 5 लाख के जो डिबेंचर्स है वो 25 साल के बाद रिडीम करेगी, मतलब अपने पास ले लेगी वापस। तो उसके लिए उसको 5 लाख रुपए चाहिए होंगे, ठीक है। जो डिबेंचर्स, या हो सकता है कोई दूसरे डिबेंचर्स, किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स हो, वो भी हो सकता है, ठीक है, या इसके खुद के शेयर हो, वो भी हो सकता है। तो उसके केस पे क्या करना है, इसको वो वाले शेयर या डिबेंचर्स लेने हैं, मार्केट से लेने हैं। कितने में लेने हैं? 5 लाख। तो उसके लिए उसके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है। हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर? तो अब वो क्या करेगी कंपनी, अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ अमाउंट अलग अलग करना चालू कर देगी, और उसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेगी? 4% पे। तो उस पे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते उसको फाइनली कितना पैसा चाहिए? 5 लाख एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। तो ये 5 लाख बेटा उसको कब मिल रहा है? फ्यूचर में, तो इसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। कितने साल के बाद? 25 साल के बाद, इसको हम एन बोलेंगे। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%, इसको हम आई बोलेंगे। यानी हमें क्या निकालना है? एनवीटी, हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर, मतलब एनवीटी। तो वापस सेम क्वेश्चन है जो यहां था, ठीक है। तो फॉर्मूला भी सेम ही लगाऊंगा, यही वाला, ठीक है। क्या लिखूंगा बेटा? A इक्वल टू एफ पी इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट कर दें। एफ पी की जगह रखना है हमें 5 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.04, 4%, डिवाइडेड बाय 1.04 होल पावर कितनी? n मतलब 25 माइनस 1। इसको कैलकुलेट करूंगा, ये मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे ना इसको कैलकुलेट करना, फटाफट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 12,005.98 आया क्या? ऐसा कुछ आया? 12,005.98, दैट शुड बी द आंसर। 12,005.98 अगर वो हर साल प्रॉफिट में से निकाल देगी तो 25 साल के बाद उसके पास 5 लाख रुपए आएंगे। क्लियर है? ठीक है, ऑलराइट। वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन ऑन सिंकिंग फंड, देखो आप इसको भी। देखो क्या बोलता है, राजा एज 40 wishes his wife Rani to have rupees 40 lakhs at his death, ठीक है। If his life expectancy is another 30 years and he starts making equal annual investment starting now, अब यहां लिखा है starting now, starting now पढ़ते ही कौन सी एन्युटी हो गई? ड्यू, ठीक है। 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ये हमारा आई हो गया। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली? क्वेश्चन वापस वही कि भाई उसको हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या नाउ। 3% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सो दैट जब उसकी डेथ हो तो उसकी वाइफ के पास कितना पैसा होना चाहिए? 40 लाख। तो ये जो 40 लाख उसकी वाइफ के पास होना चाहिए, कब होना चाहिए? उसकी डेथ पे। तो उसकी डेथ पे मतलब दैट इज अ फ्यूचर इवेंट, तो इसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे 40 लाख को, इसको तो हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए मतलब एन्युटी अमाउंट निकालना है, ऑलराइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी कितनी है? अनदर 30 इयर्स, मतलब वो 30 साल एक्सपेक्ट करता है कि अभी वो और जिएगा, मतलब वो 30 साल और इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी, ठीक है। इसका मतलब अपन यहाँ पे एन कितना कंसिडर करेंगे? 30। तो 30 साल वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हर साल कितना इन्वेस्टमेंट करेगा ये हमें निकालना है, जिससे कि 30 साल बाद उसकी वाइफ के पास 40 लाख रुपए हो। आगे बात समझ में? तो वापस सेम क्वेश्चन है,
जैसे ही आपने इतना पढ़ लिया, अब सिंकिंग फंड लिखा होना कोई जरूरी थोड़ी है। सिंकिंग फंड मतलब कोई भी फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए जो फंड हम क्रिएट करते हैं, दैट इज सिंकिंग फंड। तो ये भी सिंकिंग फंड का क्वेश्चन हुआ। तो आपको बेटा क्या करना है इस केस में, फॉर्मूला किसका लगाओगे, एनवीटी ड्यू का, फ्यूचर वैल्यू का, याद है? ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, सेम यहां तक तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई, यही होता था बस, एक 1 प्लस आई और आ जाता था, दैट इज ऑल। वो फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से हमें निकालना क्या है, एनवीटी। तो यहां से एनवीटी का क्या फॉर्मूला बनता है, फ्यूचर वैल्यू इनटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, बस अब वैल्यूज प्लग इन करो। फ्यूचर वैल्यू कितनी है आपकी, 40 लाख, ये 40 लाख हो गए, मल्टीप्लाइड बाय आई कितना देखो 0.03, 3%, 1 प्लस आई कितना हो गया बेटा 1.03, कितने साल के लिए, 30 साल के लिए, माइनस 1, एक तो ये, और मल्टीप्लाइड बाय 1.03, ये बस ये कैलकुलेट करना। ठीक है, पहले तो हमेशा ये कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेटर को पहले प्रेस करो, 1.03 की 1.03 इंटू इक्वल टू, तो 2 पावर आ गई, फिर 28 बार इक्वल टू प्रेस करो तो 30 पावर आ जाए, फिर उसको -1 करो, उतना कर लिया। उतना करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको इंटू 1.03 करो, ये पूरा आप m प्लस में डालो, फिर ऊपर वाला प्रेस करो, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय, फिर एमआरसी, फिर इक्वल टू, तो आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? देखो बेटा आंसर आ रहा है 81628.19, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 81628.19, इतना पैसा उसको ईएलडी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज अनदर एप्लीकेशन विच इज सिंकिंग फंड। आगे देखते हैं। ओके, फिर देखो बेटा लास्ट एप्लीकेशन हमारा परपीचुटी। परपीचुटी इज अगेन एन एन्युटी, लेकिन ये किस टाइप की एन्युटी होती है, जो इनफाइनाइटली चलती है, इसका टाइम पीरियड फाइनाइट नहीं बस, बाकी ये भी नॉर्मल एन्युटी। क्या होता है इसमें, पीरियोडिक पेमेंट्स और रिसीट्स बिगिन ऑन अ फिक्स्ड डेट, मतलब अगर आपको मान लो कोई किसी से पैसा लेना है, कहीं से आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो एक फिक्स तारीख को चालू होगा, उसके बाद में इनफाइनाइटली चलता रहेगा, इनडेफिनेटली चलता रहेगा। या मान लो आपको कहीं पे पैसा जमा कराना है, तो फिर वो एक फिक्स डेट पे चालू होगा, उसके बाद में हर फिक्स्ड इंटरवल के बाद में आपको वो पैसा जमा कराते रहना इनडेफिनेटली। ठीक है, तो इनडेफिनेटली वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परपीचुटी। कंटिन्यूअसली जो चलता रहता है लाइफ लॉन्ग, उसको बोला जाता है परपीचुटी। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है फिक्स्ड कूपन पेमेंट्स। फिक्स्ड कूपन पेमेंट जैसे मतलब बहुत बार ऐसे बॉन्ड्स या ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसे कूपन्स आते हैं जिसमें हम कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो अगर इन्वेस्ट कर दें, तो फिर हमें इनडेफिनेटली उसमें कुछ अमाउंट, फिक्स्ड कूपन अमाउंट जो कूपन पे लिखा होता है, वो हमें हर पीरियड के एंड पे मिलता रहता है, हर पीरियड के एंड पे मिलता रहता है। समझ में? उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और वो कब तक मिलता रहेगा, इनडेफिनेटली मिलता रहेगा। हो सकता है कि हमारी डेथ के बाद हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी मिलता है। इस तरीके के पेमेंट्स को क्या कहा जाता है, परपीचुटी। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट आपने अलग कर दिया, उसके एवरेज में आपको इनडेफिनेटली पेमेंट होता रहेगा। अलग कर दिया मतलब वो आपने इन्वेस्ट करके उस कूपन को खरीद लिया, अब उस कूपन से आपको इनडेफिनेटली पेमेंट होता रहेगा। ठीक है, सेम विल अप्लाई विद इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया कि भाई आपको कहीं से मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़े, राइट। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, प्रिंसिपल इज नेवर रिपीट। प्रिंसिपल नहीं मिलता, वो तो फिक्स कूपन पे जो अमाउंट लिखा है वो आपको हर बार मिलेगा। अब उसके एवज में आपने पैसे कितने जमा कराए वो आपको कभी रिटर्न नहीं होता। ठीक है, सो प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड। जो भी फिक्स्ड अमाउंट कूपन पे लिखा हुआ है वो आपको हर पीरियड के एंड पे मिलता रहेगा। ठीक है, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम परपीचुटी बेसिकली इज दैट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है और एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन हो गया। एन्युटी ड्यू कब लेना है, जब नाउ लिखा हो। ठीक है, बाकी प्रेजेंट वैल्यू हम लेंगे और एन्युटी रेगुलर लेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या होता है बेटा प्रेजेंट वैल्यू का, एन्युटी अमाउंट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ ए अपॉन है। अगर तुम्हें याद हो तो एन्युटी रेगुलर अगर मैं बोल रहा हूं तो फॉर्मूला क्या होता था, a1 - 1 प्लस आई की पावर -n डिवाइडेड बाय आई, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारा जो पीरियड है वो तो इनफाइनाइट है, यानी हमारा n किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। हमारा n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइटली हमें पेमेंट हो रहा है, तो ये n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है,
तो बेटा जब ये n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो की तरफ चला जाएगा। n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये टर्म जीरो की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल होता है, और कोई भी नंबर को जब आप इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट जीरो। कोई भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो है, तो इसलिए ये जीरो हो जाता है, और इसके जीरो होती है आंसर कितना आता है, a इंटू वन अपॉन आई, यानी a अपॉन आई। वहां से फॉर्मूला आया, ठीक है, n को इंफिनिटी रख के। तो खैर आपको तो ये याद रखना डायरेक्टली, जब भी आपको ऐसा पढ़ने में आए कि भाई कोई भी एनवीटी इनफाइनाइटली चल रही है, इनडेफिनेटली चल रही है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, परपेचुटी। और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a अपॉन आई, दैट इज ऑल। ठीक है, व्हाट इज a? व्हाट इज a? एनवीटी अमाउंट, जो आपको हर पीरियड के बाद मिल रहा है या आपको देना पड़ रहा है। और प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, पीवी किसकी निकाल रहे हैं, परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू। ये परपेचुटी की क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ गई बात? अब इसका क्या मतलब निकला, प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब निकला? भाई मैंने बोला ना कि एक फिक्स्ड कूपन पेमेंट है जो आपको एक बार में करना है। तो जैसे आप चाहते हो, जैसे इस क्वेश्चन की हेल्प से समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव ₹3000 अ मंथ। ठीक है, मतलब वो रिटायर होना चाहता है, रिटायरमेंट के बाद उसको 3000 रुपया पर महीना चाहिए। He wants to pass this monthly payment to future generations after death। और ये चाहता है कि ये मंथली पेमेंट उसकी फ्यूचर जनरेशंस को मिले जब वो मर जाए। ठीक है, if rate of interest is 8% per annum, how much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? To achieve his perpetuity goal, how much will he need to set aside? How much will he need to set aside मतलब कि भाई मेरे को अपना जो भी मेरा आज का अमाउंट है उसमें से मेरे को कुछ अमाउंट साइड में कर देना है। साइड में कर देने का क्या मतलब हो, मतलब इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देना है, जिससे मेरे को 3000 रुपया महीना मिलता जाए। कब तक मिलता जाए, इनडेफिनेटली मिलता जाए, क्योंकि मेरे को उसको फ्यूचर जनरेशन पे भी पास करना है। फ्यूचर जनरेशन पे भी पास करना है, मतलब ये तो फिर ऑन गोइंग प्रोसेस हो गया, मेरी डेथ के बाद फ्यूचर जनरेशन को भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके की एन्युटी की बात हो रही है, परपेचुटी की बात हो रही है। तो ये जो अमाउंट आप साइड में रख रहे हो, वो कब रख रहे हो, आज रख रहे हो कि 30 साल बाद रख रहे हो, 40 साल बाद रख रहे हो, आज रख रहे हो। इसीलिए वो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आज हमें कितना पैसा साइड में करना पड़ेगा जिससे कि हमें 3000 रुपए महीना मिलता रहे ता उम्र। समझ आई बात? इसीलिए उसको प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं, क्योंकि वो हम आज की वैल्यू निकाल रहे हैं जो हमें साइड में करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसको हर महीने, पर मंथ, हर महीने जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनवीटी। तो ये हमारा एनवीटी अमाउंट हुआ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा, 8%। 8% हमारा आई हो गया। बस परपेचुटी में तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 8% पर एनम है, जबकि पेमेंट हमें मंथली मिल रहा है, तो इस 8% को हमें मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच यू मस्ट रिमेंबर। बाकी तो पीवी का फॉर्मूला है तुम्हारे सामने। पीवी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए अपॉन आई, राइट। ओके, ए तो कितना है मेरा, एन्युटी अमाउंट कितना है, 3000, राइट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% पर एनम, तो मंथली कितनी हुई, 0.08 अपॉन 12। ये समझ में आई बात की नहीं है? क्यों अपॉन 12, क्यों? क्योंकि मंथली पर एनम लिखा, उससे मतलब ही नहीं, पर एनम ही होता है, तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम। ठीक है, मान लो या कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है तो भी मैं डिवाइड बाय 12 करता, क्योंकि मैं मंथली प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरा जो परपेचुटी अमाउंट है, ये सॉरी एन्युटी अमाउंट है, वो मंथली, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली ही चाहिए। समझ में आई? इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये 12 तो ऊपर आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 0.08। जस्ट कैलकुलेट दिस, हाउ मच इज दिस, 3000 into 12 डिवाइडेड बाय 0.08। देखो बेटा 4,50,000 आता है, 4,50,000 आ गया। इसका मतलब मेरे को आज की तारीख में 4,50,000 कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मेरा ये परपेचुटी गोल मीट हो जाएगा। समझ आ रही बात? ओके। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुटी गोल सो दैट हिज मंथली पेमेंट स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ या टुडे, इसका मंथली पेमेंट मान लो आज से ही चालू कर देना है, तो फिर ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन होते ही क्या हुआ, यहां तक तो सब सही है, लेकिन वो जो पहले महीने का पेमेंट है 3000, वो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। वो उसको अपने हिसाब अपने आप पे करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली आप जो पैसा पे कर रहे हो वही आपको मिल रहा है। ठीक है, बस उसमें इंटरेस्ट जुड़ के मिल रहा है। तो अगर आपको आज से ही पैसा चाहिए तो आपको आज वाली जो एन्युटी अमाउंट है वो खुद ही पे करनी पड़ेगी, तो इसमें हमें 3000 जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये होता है कि मेरे को आज से ही 3,000 रुपया रिसीव करना है फ्रॉम टुडे, तो मैं इसमें 3,000 और जोड़ देता, मेरा आंसर होता 4,53,000। बाकी कोई फर्क नहीं, बाकी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो खैर यही। अंडरस्टूड। सो कैसे पहचानेंगे सर परपेचुइटी का क्वेश्चन है? एक तो लिखा ही हो सकता है जैसे यहां लिखा है, दूसरा कहीं भी ये लगे कि भाई कोई चीज ऐसी है जो इनडेफिनेटली चलती जाती, उसमें टाइम पीरियड नहीं। सबसे बड़ा फीचर क्या है? टाइम पीरियड दे ही नहीं रखा होगा, कभी भी परपेचुइटी के क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं दे रखा होगा। ये उसका सबसे बड़ा हिंट है कि परपेचुइटी का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? तो ये 4 एप्लीकेशन है बेटा जो अपने को ढंग से समझने हैं। और भी एप्लीकेशन होते हैं लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही एग्जाम में आते हैं। ऑलराइट, तो इनको ध्यान से समझना है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो करा है उनको करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे। ऑलराइट, एक बोनस क्वेश्चन में ले रहा हूं जो बहुत बच्चों को डाउट आया, पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 6 है। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन एन्युटी का है। दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट में लेकिन क्वेश्चन एन्युटी का है, इसीलिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, सो आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 6। देखो आप क्या बोलता है, अ मैन सेव्स ₹200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये वाली जो लाइन है ना बेटा, 200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये ही शो कर देती है कि एन्युटी है, क्योंकि ये 200 रुपए हर साल हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा थोड़ी होता है, एक बार इन्वेस्ट किया फिर रख दिया। तो यहाँ पे क्या है? एन्युटी। तो ये हमारा एन्युटी अमाउंट हो गया। ऑलराइट, उसके बाद में ही लेंड्स द मनी एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। हाउ मच विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, ये हमारा एन हो गया। वो बोल रहा है हाउ मच विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब कौन सी वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। तो किसका सवाल हुआ? फ्यूचर वैल्यू का। कैसी एन्युटी हुई? रेगुलर। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एन्युटी, रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू, बस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। तो आपको एक चीज पढ़नी थी ध्यान से, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जब भी ये लिखा है मतलब मैं बार बार पेमेंट कर रहा हूं, और बार बार क्या पेमेंट करते हैं हम? एन्युटी। बस तो फॉर्मूला लगाओ, फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? ए 1 + i की पावर n - 1 अपॉन i। क्लियर है? पुट द वैल्यूज। ए कितना है आपका? 200, 1 + 0.05 की पावर n कितना है? 3 - 1 डिवाइडेड बाय 0.05। ये हुआ? आया ना? कैलकुलेट कर। तो ये आएगा बेटा 1.05 की पावर 3 - 1 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.05। जैसे 630.5 आता है, 630.5, ये आपका आंसर होना चाहिए, 630.5।